नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में 1991 से लेकर 2025 तक भारत की आर्थिक स्थिति को देखेंगे। या भारत की 1991 से 2025 तक विकास की यात्रा क्या रही है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। कभी सीखने वाला भारत आज विश्व के लिए उदाहरण बन रहा है। 2025 उस आत्मविश्वास का साल रहा जब विकास ने स्वदेशी सोच के साथ गति पकड़ी है। 1980 के दशक में भारत के एक युवा राष्ट्र के रूप में दुनिया के पुराने और स्थापित देशों से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहा था। वहीं 2020 के दशक में वही भारत दुनिया के सामने अपने अनुभव दृष्टिकोण के माध्यम से एक नया आर्थिक और राजनीतिक मॉडल पेश कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह नीति, सोच और क्रियान्वयन के हर स्तर पर गहराई से महसूस किया जा सकता है। भारत की विकास यात्रा साल 2025 भारत के आर्थिक इतिहास में संभवतः 1991 के समान एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होगा। दोनों ही वर्षों में देश की महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, सुधारों की गति में असाधारण तेजी देखने को मिली। हालांकि दोनों कालखंडों के प्रेरणा कारक अलग रहे हैं। जहां 1991 के आर्थिक सुधार भुगतान संतुलन के गंभीर संकट से उपजे थे, वहीं 2025 के सुधार किसी मजबूरी का परिणाम नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में उभरते अवसर की समझ से प्रेरित है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारत की शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज की खंडित और अनिश्चित वैश्विक व्यवस्था में विकास की प्रकृति को गहराई से समझता है। केंद्रीय बजट 2025 आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख प्रतिमाह करना इस सोच का एक स्पष्ट उदाहरण है। मतलब कर की सीमा कितना, 12 लाख तक रुपए जो सालाना कमाता है उस पर टैक्स पे छूट प्रदान की गई है केंद्रीय बजट 2025 में। एक कदम केवल कर राहत नहीं, बल्कि एक संकेत था कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर मध्यम वर्ग का निर्माण तभी संभव है जब उसे सरकार के अनावश्यक बोझ हस्तक्षेप से बचाया जाए। यह दृष्टिकोण भारत के उभरते राज्य चरित्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है। आगे देखते हैं। जब भारत ने विकास की कमान खुद संभाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2025 भारत के लिए एक नई वास्तविकताओं को लेकर आया। अमेरिकी रणनीति, जैसे अमेरिका वर्तमान में भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी भारत की विकास की गति नहीं रुकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में आए बदलावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब आदर्शवाद से अधिक लेन देन पर आधारित हो गए हैं। इस प्रदेश में यह भ्रम टूट गया कि वैश्विक साझेदारियां अपने आप भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ा देंगी। वास्तविकता यह है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास साझा नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि भारत का विकास डू इट योरसेल्फ मॉडल पर आधारित होना चाहिए, यानी अपने संसाधनों, संस्थानों और क्षमताओं के बल पर। इस दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं कि वैश्विक संबंध महत्वहीन है, बल्कि भारत पश्चिम को ना तो शत्रु मानता है और ना ही उद्धारक। वह उसे एक साझेदार के रूप में देखता है, जिसके साथ संतुलन, संयम और आत्मविश्वास के साथ संबंध रखने चाहिए। विकास की असली ऊर्जा देश के भीतर ही होती है। हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, इन्हीं के अंदर विकास की असली ऊर्जा छिपी हुई है। भारत सरकार या हमारे युवा पीढ़ी जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगी, जितना ज़्यादा नई सोच के साथ आगे बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हमारे देश का विकास होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी अगर किसी के पास है, तो भारत देश के पास है। अगर इन युवा आबादी का सरकार अच्छे से उपयोग कर ले, तो भारत को विकसित होने से दुनिया का कोई भी देश रोक नहीं सकता है। आगे देखते हैं। उसे घरेलू नीतियों, सुधारों, संस्थागत मजबूती से लगातार पोषित करना पड़ता है।
4 श्रम संहिताओं, जीएसटी सरलीकरण, अनुपालन, बोझ में कटौती के जरिए भारत ने व्यवसायों को संदेश दिया। संदेश की दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें विकास के साझेदार के रूप में स्वीकार किया। 2025 के सुधारों में सबसे दूरगामी कदम 4 श्रम संहिताओं को लागू करना। यह 1990 के दशक के बाद श्रम और उत्पादन से जुड़े नियमों में सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। इन सुधारों के तहत नियमों की संख्या में भारी कटौती की गई, रिपोर्टिंग प्रक्रिया सरल की गई, अनुपालन बोझ को काफी कम किया गया। अनुपालन की इससे 6 करोड़ से अधिक उद्यमों को लाभ होगा। यह संदेश स्पष्ट है कि भारत अब व्यवसायों को संदेह की दृष्टि से नहीं, बल्कि विकास के साझेदार के रूप में देख रहा है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। टैक्स स्लैब की संख्या घटाई गई और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इससे न केवल राजस्व संग्रह में स्थिरता आई, बल्कि छोटे और मध्यम कारोबारियों पर पड़ने वाला मानसिक और प्रशासनिक बोझ भी कम हुआ। यह दर्शाता है कि सुधार केवल एक बार किया गया कदम नहीं होते, उसे समय समय पर जमीनी अनुभव के आधार पर सुधारना पड़ता है। जैसे जब भारत 1991 में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे निकल कर आए और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला। तब हम लोग ने एलपीजी को अपनाया। मतलब ग्लोबलाइजेशन, हम अपनी इकोनॉमी को क्या किया, ग्लोबलाइजेशन बाहर के आने वाले बाहरी कंपनियों के लिए हम लोगों ने अपना अर्थव्यवस्था को खोला। जो पहले हमारी 1991 से बंद अर्थव्यवस्था थी, उसको हमने खुली अर्थव्यवस्था के रूप में चेंज किया। आयकर सुधार, यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड और जन विश्वास 2.0 यह संकेत देते हैं कि उभरता भारतीय राज्य अब डर और दंड नहीं, बल्कि स्पष्टता, भरोसे और प्रोत्साहन पर आधारित होगा। इसी क्रम में यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड, जन विश्वास 2.0 विधेयक और नया आयकर कानून सामने आया। इन पहलों ने यह संकेत दिया कि भारत का उभरता हुआ राज्य डर और दंड के बजाय स्पष्टता और भरोसे पर आधारित होगा। कर कटौती को भी एक मौन प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है, जिससे मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। भारत ने झिझक नहीं, निर्णय चुना। दिसंबर 2025 में लिए गए कुछ निर्णय भारत के बढ़ते रणनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। बीमा और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक हिचक बनी रही थी। अब बिना किसी बड़े विवाद के इन क्षेत्रों को खोल दिया गया है। कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया गया है और स्वच्छता ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। अगर भारत में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर साथ में विकास करेंगे, तो भारत का बहुत तेजी से विकास होगा। भारत अब वैश्विक साझेदारियों से पहले घरेलू संस्थानों, नीतियों और क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। यही स्वदेशी विकास मॉडल की वास्तविक नींव है। आगे देखते हैं। इन सभी सुधारों को अलग-अलग देखा जाए तो वे महत्वपूर्ण है, लेकिन सामूहिक रूप से वे क्रांतिकारी बदलाव का संकेत देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वही रणनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर रहे हैं जो उन्होंने पहले गुजरात में, फिर डिजिटल इंडिया और जीएसटी के माध्यम से अपनाई थी। बड़े निर्णय, स्पष्ट दिशा और प्रशासनिक जड़ता को तोड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आई, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया भीतर से आई। घरेलू सुधार, घरेलू ऊर्जा, आत्मनिर्भर दृष्टि के माध्यम से वैश्विक साझेदारियों को नए सिरे से गढ़ने से पहले भारत ने अपने भीतर के सामाजिक आर्थिक अनुबंध को पुनर्परिभाषित करना शुरू किया। यह भारत के भविष्य को लिखने का समय है और इस बार कलम भारतीयों के हाथों में है। हमें अपने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे जो अंदर की टैलेंट क्षमता है, उनको भारत सरकार को ढूँढ के ऊपर लाना चाहिए। भारत के अंदर जो वैज्ञानिक या इंजीनियर जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, वो पैसे के कारण किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं। भारत सरकार को ऐसे भी टैलेंट को रोकना चाहिए। उनको इतना ज़्यादा सैलरी देना चाहिए जिससे वो बाहर नहीं जाने पाए। अपनी युवा पीढ़ी जो है, उसको एक सही दिशा में भारत को सरकार को लाना होगा। सबको रोजगार मुहैया कराना होगा। सबको सरकारी जॉब नहीं तो कम से कम उसको प्राइवेट जॉब ज़रूर मिले हर क्षेत्र में। और भारत के नागरिकों को भी ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों की जानकारी अपने अंदर बढ़ानी होगी, जिससे भारत देश का विकास बहुत अच्छे से
हो सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।